सो आपण लास्ट सेशन मध्ये काय पाहिलं होतं? एनीवन सांगू शकता? इन्स्टॉलेशन. ओके, मी पाहिलं होतं आपण बुस्टरचं जे पॅकेज इम्पोर्ट करणं. टू वे ने घेतलं होतं. दो तरीकों से हमने देखा था. उसमें से फर्स्ट तरीका कौन सा था, सेकंड तरीका कौन सा था? फर्स्ट वाला वो फाइल से किया था और सेकंड लिंक से किया था, सीरियल लिंक से. ओके, ठीक है. ओके, तो आज हम देखेंगे अभी सभी को बूस्टरअप कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो समझ में आ गया. उसमें किसी को कोई डाउट है? हेलो, हेलो गाइस. यस सर. अरे मैंने कुछ पूछा है बाकी लोगों से यार, किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मुझे टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है. अगर नहीं है तो मैं सेशन छोड़ के चला जाऊँ, ठीक है. मैं कोई पैसों के लिए जॉब नहीं करता हूँ ये, ठीक है. जस्ट एक पैशन है, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. तो आप मुझे टू वे कम्युनिकेशन दे दो सही, तभी मैं आपको सही तरीके से सिखा पाऊँगा, ठीक है. वरना फिर मैं सेशन छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मुझे. तो बाकी लोग भी इंटरेक्शन दीजिए. तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर. नो सर. ठीक है, दोस्त जैसा समझिए, ठीक है. कोई बर्डन नहीं है हमारे पास, ठीक है. आपको नहीं समझ में आया है तो बार बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. पर बस ऐसे चुप मत बैठो. जैसे आप दोस्तों के बीच बैठते हो ना गॉसिप करने के लिए, तब तो आप एक साइड में चुप तो नहीं बैठते ना. अगर किसी ने जोक मारा तब भी क्या बैठते हो? नहीं बैठते ना वहाँ पे, राइट? क्या सर? तो वैसे ही समझो यार. ओके, ठीक है. फिर हमने देखा था लास्ट टाइम बूस्टरअप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हमने देखा था. ये हमारा फोल्डर था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि बूस्टरअप को सीडीएन के थ्रू इंस्टॉल करना और जिप फाइल बना के इंस्टॉल करने में कौन सी दिक्कत है. सर स्क्रीन में नॉट विजिबल सर. हाँ हाँ, करता हूँ. स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर. यस सर. यस सर. ओके, तो देखो हमने लास्ट सेशन में देखा था बूस्टरअप कैसे इंस्टॉल करते हैं. उसको दो तरीके देखे थे. दोनों तरीके से मैंने कहा था कि कौन सा सही तरीका है, या मतलब कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, बराबर. यार भाई जैसे 8 गाइस, प्लीज़ थोड़ा जो लेट ज्वाइन हो रहे थोड़ा जल्दी ज्वाइन होया करें, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो. ओके, तो हमने कल कौन से दो तरीके देखे थे. इंटरनल मतलब सीडीएन वाला एक देखा था हमने, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत आपको. और सेकंड देखा था कि डाउनलोड करके कर सकते हैं, बराबर, जो हमारे फोल्डर में कर सकते हैं. तो उन दोनों में क्या डिफरेंस था, कोई बता सकता है मुझे, कि मतलब हम क्यों सीडीएन यूज़ करें और क्यों हम जिप फाइल डाउनलोड करके करें. सीडीएन थ्रू अगर करेंगे तो हमारा जो डेटा होगा वो सर्वर पे होगा, हमारे लोकल मशीन पे नहीं होगा.
नहीं, आपके सर्वर पे ही होगा डेटा, पर वो हमारे सर्वर पे नहीं रहेगा। उसका जो भी एग्जीक्यूशन हाँ कोड हमारे होगा मशीन। वो हमें कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा उसमें। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, अगर मान लो आपकी साइट्स में अगर 5,000 कस्टमर डेली के आते हैं, बराबर, और आपके सिस्टम पे 20 MB का अगर कोई डेटा है, बराबर, 20 MB का, तब भी आपको कितना देना पड़ेगा? हर रोज डाउनलोड हो जाएंगे आपके सर्वर से फाइल, इतने MBs हो जाएंगे, बराबर। इतने MB को अगर हम GB में कन्वर्ट करते तो कितना होता था? 100 GB के आसपास जगह रहा था, बराबर। अगर 100 GB डेटा ट्रांसफर सिर्फ हमारे कुछ फाइल्स की वजह से हो रहा है, जो कि उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग डेटा हमें किसी और के पास भी हम रख सकते हैं, बराबर। Guys, यस सर। यस सर। तो इसमें फिर हमारा बैंडविड्थ कम हो जाएगा सर्वर का। हमारा जो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन टाइम होगा 100 GB को कम ज़्यादा करने के लिए, तो उसके हिसाब से हमें वो कम हो जाएगा, मतलब रैम कम लगेगी, स्टोरेज हमारा 20 MB ही कम होगा बस हमारा। पर जो बैंडविड्थ है, जो 100 GB का डेटा ट्रांसफ़र करने में जो दिक्कत हो रही है, वो कम हो जाएगी हमारी पूरे दिन में, बराबर। यस सर। यस सर। यस सर, इसलिए हम CDN के यूज़ करना चाहिए। और CDN को हम यूज़ करते हैं, पर CDN के साथ अगर चाहते हैं तो फिर हम वो कस्टम हमारी फाइल में कर देंगे। ये सब हेलो सर। क्लियर? सर बैकग्राउंड में थोड़ा फैन का आवाज आ रहा है कुछ। ओके, मैं बंद कर देता हूँ। क्या भी होगा क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए हमने देखा था बूटस्ट्रैप में क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं, बराबर। क्या होते हैं बूटस्ट्रैप में? क्लासेस होते हैं जिसमें कुछ CSS का कोड लिखा होता है, जिसको हम अभी यूज़ करेंगे। पूरा बूटस्ट्रैप जो है वो सिर्फ आपके क्लासेस पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बूटस्ट्रैप का सिंपल टाइपोग्राफी की कंसेप्ट, ठीक है। टाइपोग्राफी मतलब क्या होता है बेसिकली, कि जो हम टेक्स्ट लिखते हैं ना, ये जो टेक्स्ट है, जैसे ये H1 है, H2, H3, H4, H5, H6, ये जो ऐसे टैग्स होते हैं ना, जो टेक्स्ट के रिलेटेड जो कंटेंट आता है, उसे हम कहते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। जो बेसिक उसमें सिंपल सा आता है, टाइपोग्राफी मतलब आपका जो भी टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, जिससे हम टेक्स्ट दिखा सकते हैं। जैसे आपका P टैग हो गया, B टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग, ऐसे जो टैग है उनको हम जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं हम टाइपोग्राफी में, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ तो देख लिया कि H1, H2, H6, H4, H5, H6, बराबर। अभी एक नई फाइल बनाते हैं जिसको नाम देते हैं typography.html। टाइपो, सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए typography.html की एक मैंने फाइल बनाई है, ठीक है, जिसको मैंने एंटर करते ही हमारी सक्सेस हुई है। तो सक्सेस हुआ है क्योंकि पूरा कंटेंट जो है एम्प्टी है। अगर मेरा स्पेलिंग मिसमैच होता फाइल के नाम में तो कुछ हमें ऐसा एरर देखने को मिलता, क्या क्या नॉट फाउंड, मतलब हमने स्पेलिंग जो है सही डाला है, ठीक है। तो आगे की प्रोसेस करते हैं। मैं बूटस्ट्रैप का स्टार्टर टेम्पलेट ले रहा हूँ, CDN वाला, ठीक है, वो इजी है। बूटस्ट्रैप गेट स्टार्टेड, डाउनलोड्स में ही जाएंगे हम, गेट स्टार्टेड में जाएंगे, प्रोडक्शन में, और यहाँ पे लिखा है क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट में यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टार्टर टेम्पलेट। ये एक टेम्पलेट है, हम सीधा इसी को कॉपी करेंगे, इसमें हमारे पास ये H1 आएगा और सारे टैग्स आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लो, हो गया हमारा। देखिए CDN जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ लग चुका है, ठीक है। तो देखिए अभी हम देखेंगे टाइपोग्राफी। देखो मैं सबसे पहले आपको H1, H2, H6, H4, H5, H6 दिखाता हूँ, ठीक है। फिर हम उसको अलग वे में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 कितने होते हैं हमारे H1 टू या हेडिंग टैग्स? कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास गाइस?
Six. Six. सिक्स टाइप्स ऑफ लिंक टैग्स आर अवेलेबल इन आवर सिस्टम। सॉरी, हमारे पास HTML में कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 6 प्रकार के होते हैं। देखिए ये तो हमें सभी को पता है कि ये किस तरीके से दिखेगा, बराबर, जो कि नॉर्मल H1 टू H6 है। अभी इन्हीं टैग्स को, इसी टेक्स्ट को हम अलग वे में लिखेंगे बूटस्ट्रैप के क्लास लगा कर, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ से सबको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे एक HR की लाइन डाल रहा हूँ जो हॉरिजॉन्टल रो दिखाएगी हमें, और उसका एक क्लास देता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है, जो होगा मेरे लिए ER1 ठीक है। देखिए मेरे बीच में एक टेक्स्ट दिख रहा है, नीचे वापस दिख रहा है। देखो मैं इनके जो टैग्स हैं, वो टैग्स में जो इनके, वो उनको चेंज करके मैं टैग्स दूंगा डिव टैग। क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? डिव टैग। डिव टैग एक डिवीजन टैग होता है, सबको पता है डिवीजन टैग जो थोड़ा बहुत किस लिए यूज किया जाता है? Yes, sir. बस एक सेग्रीगेशन के लिए यूज किया जाता है, प्रॉपर्टी नहीं है, बस एक पैराग्राफ या सेक्शन के लिए यूज किया जाता है बस, बराबर। देखिए अभी हमारे पास जो H1 टू H6 है, वो देखिए कैसे दिख रही है, निचले वाले सिर्फ डिव लगा है, बराबर। देखिए अभी हमें नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है। अभी हम इसको सेम एज ऐसे करेंगे, पर अभी हम करेंगे बूटस्ट्रैप के क्लासेस के थ्रू। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है वो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सभी को मल्टी सिलेक्ट से सिलेक्ट करता हूँ और क्लास देता हूँ H, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ H1, सॉरी H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। हमने क्लास क्या दिया? जैसे हमारे पास H1 टैग्स होते हैं, जैसे हमारे पास H1 टैग्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास H1 के क्लासेस भी होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट मिलता है। देखिए दोनों का आउटपुट सेम मिल गया हमें। यस सर। यस। ये आउटपुट क्यों मिला हमें? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लासेस यूज किए हुए हैं, ना कि ये प्री डिफाइन कोई क्लासेस है। ये प्री डिफाइन बूटस्ट्रैप की वजह से हमें ये क्लासेस मिले हैं। हमारे खुद के या HTML के या CSS के कस्टम कोई क्लासेस नहीं होते, समझे। HTML के किसी के प्री डिफाइन कोई भी क्लासेस नहीं होते। जैसे कुछ फ्रेमवर्क्स में होता है ना, प्री डिफाइन मेथड्स भी होती है लैंग्वेज में, और हम कस्टम मेथड्स भी बनाते हैं, राइट, बराबर ना। जावा में कुछ प्री डिफाइन मेथड्स भी होती है और हम कस्टम मेथड्स भी बनाते हैं जो हम खुद राइट करते हैं, बराबर। Yes, user defined. यस, पर ऐसा कोई भी क्लासेस जो है वो इसमें नहीं होता है। इसमें HTML या CSS में कोई भी प्री डिफाइंड क्लासेस नहीं होते। हमारे पास सिर्फ सिलेक्टर्स के नाम जो है, मतलब जो टैग्स है उनको सिलेक्टर कहा जाता है, क्लास को भी सिलेक्टर कहा जाता है, कुछ को यूनिवर्सल सिलेक्टर, जैसे स्टार बोला था किसी ने उस दिन। ऐसे 4 तरह के बस हमारे पास सिलेक्टर होते हैं CSS में, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यूज होती है, बराबर। इसके अलावा और हमारे पास कुछ होता नहीं है। ये जो भी हमने क्लासेस यहाँ पे यूज किए हैं, ये सारे क्लासेस हमने बूटस्ट्रैप की फाइल से हमें रेंडर हो रहे हैं। अगर मैं इसका पाथ चेंज करता हूँ, ठीक है, और हम फिर रिफ्रेश करके चेक करेंगे, तो देखिए अभी ये नॉर्मल हो गया, बराबर। इनका तो शेप नहीं चेंज हुआ, बराबर, ठीक है। इनकी साइज तो वैसी की वैसी ही रही, मतलब ग्रेटर देन तो स्मॉल होती गई, पर इसकी अगर प्राइस देखेंगे तो वो अभी भी हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे क्लासेस लग चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लासेस तो लग चुके हैं, दिख रहे हैं सबको क्लासेस लगे हुए, दिख रहे हैं सबको क्लासेस लगे हुए। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रहा है क्या अभी? हेलो गाइस, नहीं सर। नहीं ना, नहीं, मेरा वो दूसरा सिस्टम बोल रहा है बार बार नेट फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सभी को क्लासेस देखेंगे तो हमारे क्लासेस तो लग चुके हैं, पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, मतलब जो फॉन्ट साइज है वो सभी की सेम है। क्यों है? क्योंकि हमारी CSS की फाइल यहाँ पे लोड नहीं हुई है। देखिए मैं अगर आपको वापस दिखाऊंगा यहाँ पे अभी CSS की फाइल लोड हुई है क्या, तो देखिए यहाँ पे अभी क्या एरर है हमें 404, मतलब ये लोड नहीं हुई है। तो ये है, तो इसलिए हमारे ये जो है, ये जो CSS है, so इसकी जो क्लासेस की जो CSS है वो यहाँ पे नहीं लगी, क्योंकि ये जो है ये सभी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। ठीक है, अभी वापस रिफ्रेश करेंगे तो लग जाएंगे। दिख रहा है सबको?
यस यस सर तो देखिए जब हमें हेडिंग देने होंगे तो हमें मैंडेटरी यस सर कि हम सिर्फ H1 टैग का एच हेडिंग टैग्स का यूज करें, हम नॉर्मल टैग्स लेके भी हम यूज कर सकते हैं, बराबर। सर क्लास यूज करना पड़ेगा ना वैसे। हाँ, क्लास यूज करना पड़ेगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे टैग्स लिए थे, वैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल डिव टैग्स या कोई पी टैग ले गए, हम पी टैग्स में भी ले सकते हैं इसको। अगर हम इसको सेम डिव टैग की जगह पे पी टैग लेके भी कर दें। ये मल्टी सिलेक्ट करके बारी में ही पी टैग देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ले आ रहा है हाँ आ रहा है हाँ, बोलिए बोलिए। आपका आवाज अच्छा, एक सेकंड, नेटवर्क चेंज। सर लैग आता होता है। नो सर ओके, तर पाय या ठिकाणी नो सर ओके, पाय या ठिकाणी आपल्याला इथे आता पी टॅग यूज केला आपण, जर पाहू शकता इथे जसं आपण वरती डिव टॅग यूज केला पहा, पहिला यूज काय केला आपण H1 to H6 टॅग, जे कुठे आहेत आपले इथे आहेत पहा, दिसते सर्वांना हायलाईट होते पहा, मी जसं जसं माऊस मूव्ह करतो ते हायलाईट होते. तर इथे आपण वापरले ते नॉर्मल H1 टू हेडिंग टॅग्स, ज्यांना आपण H1 पासून H6 पर्यंत जातात, ठीक आहे. आणि खाली वापरले होते सर हां सर हां हां, बोला बोला. ओके सॉरी, हिंदी चाहिए ना, सॉरी. सर नहीं बोले सर. हाँ आवाज नहीं आ रहा है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. ओके, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, मैं नेटवर्क ही चेंज कर लेता हूँ, मोबाइल से कनेक्ट होता है नहीं, शाम के टाइम पे क्या होता है वाईफाई. ओके, अभी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर. ओके, देखिए अभी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा क्योंकि अभी वाईफाई कनेक्शन बंद कर दिया, ठीक है. तो देखो हमने यहाँ पे H1 टैग्स लिए थे, यहाँ पे हमने डिव टैग लिए, और फिर भी अगर आप देखोगे तो हमारा जो आउटपुट है वो सेम ही आ रहा था, बराबर. क्या हो रहा था, सेम ही आ रहा था. फिर अगर हम नीचे देखेंगे तो हमने पी टैग्स यूज़ किए हुए, देखिए यहाँ पे है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा. देखिए कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको H1 डिव टैग और नो सर नहीं, हमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा क्योंकि सेम क्लासेस लगाए हमने. इस तरीके से हम हेडिंग टैग्स अगर लिखना है तो हम इस तरीके से क्लास लगा के भी लिख सकते हैं. सर क्लास py-3 क्या है सर? वो खैर छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है, ये बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. ये बस मुझे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है इसके बीच में ये अंतर चाहिए था, इसके लिए इसको हम बाद में देखेंगे. ये जो है आप सिर्फ ये H1 की H6 याद रखो, ठीक है. ये जो है वो बाद में देखेंगे, तो हमारा अगला सेशन आएगा कल वाले या परसों वाले सेशन में देखेंगे. ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है. जैसे एक क्लासेस होता है डिस्प्ले वाला, जो डिस्प्ले वाला क्लासेस है वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं. मैं यहाँ पे लेता हूँ H1 क्लास लेता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी हम डिस्प्ले क्लास देखेंगे. जैसे हमने देखा ये ऊपर वाला क्या था, हमारा हेडिंग क्लासेस थे. क्या था ये ऊपर वाला हमारा? हेडिंग हेडिंग ये हेडिंग हमारे थे हेडिंग वाले, बराबर, हेडिंग क्लासेस. ये जो थे हमारे ये थे हेडिंग क्लासेस. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थे हमारे हेडिंग क्लासेस. अब हम देखेंगे डिस्प्ले क्लासेस. क्या देखेंगे अभी हम? डिस्प्ले भी एक हेडिंग की तरह है. डिस्प्ले जो है वो एक हेडिंग के ही क्लासेस है जो
किसी भी टैग को लगा सकते हैं जिसमें हम नॉर्मली टेक्स्ट डाल सकते हैं। फिर आपको कौन कौन से होते हैं, देखिए क्लासेस हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्लासेस हम किसी भी टैग को जो टेक्स्ट सर एक क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। अगर हम हेडिंग टैग से भी वही आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं और क्लासेस लगा के भी कर रहे हैं, तो फिर क्लासेस क्यों लगाना है? अगर हमें जगह पूछा पे गया हाँ क्लासेस नहीं, देखो कुछ जगह पे क्या होता है ना, क्लासेस क्यों लगाते हैं, तो क्या आंसर दें? देखो ये सिर्फ H1 की बात हुई ना आपके लिए, ये सिर्फ हाँ नहीं, classes हुई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्लासेस है इसमें, ये तो बेसिक क्लासेस है कि जो हम H1 भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी लगाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई नहीं है, मतलब सिर्फ टैग्स के नाम के ही क्लासेस है। ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जिनका नाम पूरा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको फाइल्स ओपन करके अगर दिखाऊं, ये तो अगर देखिए हमने यहाँ पे देखा था ना, हमारे पास bootstrap.css थी, तो देखो कुछ जो स्टार्टिंग है, जब फ्रेमवर्क की जो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो इनको इसको तो छोड़ दो, ये लाइट थीम में कुछ वैल्यूज डिफाइन की हुई है कलर स्कीम की या जो भी है, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है जिसमें ये बॉक्स साइजिंग का एक पैरामीटर देते हैं हम, ठीक है। और ये रूट को है, ये भी एक यूनिवर्सल बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे भी ये बॉडी टैग है या HR टैग है, ये H1 to H6 है, ठीक है। ये कुछ टैग्स को ऐसे होता है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आपके पास देखो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे छोटा बहुत P टैग को दे दिया, ठीक है, पर नीचे नहीं है ना, किसी ने कुछ मैसेज डाला है क्या? ठीक है, सिर्फ ये 6 क्लासेस जो है ना, ये सिर्फ आपको टैग के नाम पे मिल जाता है, बाकी के नहीं होते, ठीक है। बाकी के बहुत सारे हैं, जैसे कुछ जगह पे हमें डालना होता है, कुछ जगह पे हमें नहीं लिखना होता है, तो ऐसे केसेस में हम डाल सकते हैं, आउटपुट आपको सेम मिलेगा। पर ये नहीं है ना कि जो बनाने वाला जो है, मतलब जिन्होंने जिस टीम ने बनाया वो सबके लिए लिखना छोड़ गए और ये रह गया उनसे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो बेसिक डालनी होती है, तो इसलिए वो डाल दिए जाते हैं, ठीक है। आउटपुट तो आपको सेम मिलेगा, ठीक है, H1 से और H1 क्लास से आउटपुट सेम मिलेगा। और कुछ जगह पे ऐसे भी आते हैं कि जहाँ पे हमें और क्लासेस लगाने होते हैं जो शायद इस पे ना लगे, ठीक है, जो शायद इस क्लासेस पे या इस टाइप पे ना लगे, तो उस वक्त हमें किसी और क्लासेस के साथ और क्लास लगा के भी हम उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपने बटन देखा है सभी ने, बटन पता है क्या होता है? यस सर। यस सर। ये बटन को ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बटन, ठीक है, बटन, एक बटन लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया उसका। अभी को आपको एक नीचे एक बटन दिख रहा है, दिख रहा है? तो देखिए इसकी जो फॉन्ट साइज है ये तो नॉर्मल है ना, बराबर। यस सर। तो इसकी फॉन्ट साइज मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा अभी? हाँ, तो फिर हेडिंग टैग लगाना पड़ेगा। हेडिंग क्लास लगाना पड़ेगा ना फिर हमको, हाँ, हेडिंग सर क्लास क्लास लगाना पड़ेगा। क्लास लगाना पड़ेगा, बराबर। हाँ, तो फिर ये पर्पज है उसका। ओके, अंडरस्टैंड ये सर। फर्क होता है कि आप कई जगह पे नहीं यूज कर सकते ना। देखिए अब हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे भी H1 इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H1, ठीक है, क्लोज किया, इसको कट करके यहाँ पे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, देखा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पर हमने यहाँ पे कितने चांसेस लिखे, कितने लिखे, 1 2 4 कैरेक्टर लिखे, बराबर। फिर टैग को ओपन भी किया और क्लोज भी किया, बराबर, मतलब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर हुए। यस सर। मैंने थोड़ी ज़्यादा कैरेक्टर टाइप किए। वही अगर मेरे को इस क्लास का मैंने बटन चेंज किया हुआ है, कि इसको मैंने कलर दिया हुआ है, मतलब बटन को जो है वो कलर दिया हुआ है BTN डेंजर लिखता हूँ, मतलब रेड कलर देता हूँ इसको, ठीक है, BTN है, देखिए मैंने इसको रेड कलर दिया हुआ है। सर वो क्लास है, क्लास है। हाँ क्लास ही है ना, BTN डेंजर क्लास ही है, ये क्लास ही है। ये बटन का क्लासेस होता है जिससे कुछ बिहेवियर लगता है और इससे कलर चेंज हो गया, इसका इसका बटन का कलर चेंज हो गया। तो देखो अभी आप तो देखोगे तो रेड कलर आ गया है बटन का, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, फिर देखो अभी मुझे इसकी स्टाइल जो है वो H1 जैसी लिखनी है, तो इसके लिए मुझे कितने कैरेक्टर लिखने यस पड़ेंगे? फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट 1 2 3 4 4 एरिए 5, कितने हुए? 9 कैरेक्टर्स मुझे टाइप करने पड़े, बराबर। 9 कैरेक्टर्स मतलब आपके लिए होगा 9 बाइट्स। उसकी जगह पे मैं सीधा ना यहाँ पे H1 लिखूंगा
और इसको हटा दूंगा तो 9 की जगह पे मेरी कितने टैग्स कितने पैरामीटर्स बन गए, कितने कैरेक्टर्स आ गए, 2 कैरेक्टर्स आ गए, बराबर। 2 कैरेक्टर में मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा जब बीटीएन क्लास लगा हुआ है इसलिए नहीं मिलेगा। अगर मैं बीटीएन क्लास को हटा दूंगा तो लग जाएगा, ये देखिए लग गया। यस सर। तो ऐसे कुछ चेंजेस में हमें रखना पड़ता है। अभी आप ये कहो कि अगर हमने बीटीएन टैग लगाया था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना, अगर बीटीएन लगाया हुआ है और H1 भी लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लेगा, बराबर। क्योंकि बीटीएन में अगर हम देखेंगे तो बीटीएन में भी हमारे पास फॉन्ट साइज लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो छोटा सा देखिए सभी लोग, यहाँ पे बीटीएन सर्च कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो फॉन्ट साइज जो है 1 REM की लिखी हुई है, बराबर। और मैं अगर H1 को हम देखेंगे तो H1 को देखिए कितना लिखा हुआ है। H1 जो है इसकी जो फॉन्ट साइज है वो क्या लिखे, 1.37 प्लस 1.5 वर्चुअल विड्थ, बराबर। यस सर। ये लिखी हुई है। तो इसका जो आंसर आएगा वो नीचे का जो 1 REM है, दोनों में डिफरेंस है, बराबर। मतलब ये बड़ी साइज है, बराबर, उससे। और फिर भी जब हमने बीटीएन लिखा था क्लास, तब हमारा ये छोटा क्यों हो गया, बराबर। एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कभी, राइट। यस सर। हाँ, तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है वो कैसे होता है, ऊपर से नीचे तक होता है, बराबर। राइट, ऊपर से रीड करना स्टार्ट होता है, यहाँ से फर्स्ट लाइन से रीड करना स्टार्ट होता है और एग्जीक्यूट होते हुए जाता है, बराबर। यस सर। हमारा H1 क्लास जो है वो किस लाइन नंबर पे है, 225। 225 से 217 इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं, बराबर। मतलब यहाँ पे 200 के आसपास है। तो क्या वही हमारा जो बीटीएन टैग है वो कौन से लाइन पे है, 2495, मतलब 1500 के आसपास है, बराबर। यस सर। तो हमारा फिर एग्जीक्यूट कौन सा होगा, ये लास्ट में होगा, ये लाइन जो है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। अगर ये लास्ट में एग्जीक्यूट हो रही है तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी किसकी लगेगी, जो लास्ट वाला होगा उसी का ही लगेगा, ठीक है। तो अगर कभी आपको एरर आए कि आप जो क्लास लगा रहे वो अगर नहीं चल रहा है तो चेक करना कि उसका कहाँ पे है, ठीक है, क्या उसका कहाँ पे है, ठीक है। देखिए हायरार्की क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कोड एग्जीक्यूशन की जो हायरार्की होती है CSS के बारे में। फर्स्ट जो होता है वो एक्सटर्नल CSS एग्जीक्यूट होती है, एक्सटर्नल CSS एग्जीक्यूट होती है। एक्सटर्नल CSS में कैसे, टॉप टू बॉटम से एग्जीक्यूट होती है, बराबर गाइस। यस सर। उसके बाद हमारी जो होती है वो एग्जीक्यूट होती है इंटरनल CSS, इंटरनल CSS। ये भी कैसे एग्जीक्यूट होगी आपकी, भी होगी, बराबर। जो स्टाइल टैग में हम कोड लिखेंगे वो भी, बराबर। थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, इनलाइन CSS, बराबर। इनलाइन CSS कैसे होगी, अभी इनलाइन CSS टॉप टू बॉटम नहीं होती, इनलाइन कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होती है, बराबर। यस सर। तो ऐसे एग्जीक्यूट होती है। तो आपकी जो पहला क्लासेस है वो हमेशा, मतलब जो प्रॉपर्टी आपकी एलिमेंट पे लगी होंगी वो हमेशा पूरे एग्जीक्यूशन के टाइम में वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी होगी। आपकी पहली वाली प्रॉपर्टी कभी भी आपको दिखेगी नहीं। अगर एक एलिमेंट पे सेम प्रॉपर्टीज लग रही है तो हमेशा वही रन होगी जो लास्ट में होगी। जैसे अभी देखो बटन का कलर आपको रेड दिख रहा है, बराबर। यस सर। अगर वही मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ बटन में, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल, स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ब्लू कर रहा हूँ, तो अभी कौन सा कलर दिखेगा मेरा, रेड दिखेगा या ब्लू दिखेगा, अभी रेड ही दिखेगा, ब्लू दिखा। ये तो बोला ना आपको, देखो हमने यहाँ पे
एक्सटर्नल सीएसएस आपकी पहले एग्जीक्यूट होंगी, फिर इंटरनल होगी, फिर इनलाइन होगी, बराबर। और इनलाइन सीएसएस में जो लास्ट मतलब जो प्रॉपर्टी उसको लगती है वो जो सबसे लास्ट वाली है वो लगती है। तो मेरा इस बटन का चेंज कब हुआ, सबसे लास्ट कलर कौन सा लगा, मेरा ग्रीन ब्लू लगा ना यहाँ पे। यहाँ हाँ पे सर। सबसे लास्ट रीड हुआ है, मेरा सबसे पहला रीड क्या हुआ, ब्राउजर ने इसको रीड किया, फिर इसके नीचे अगर कोई फाइल होती तो वो रीड करता, फिर इसके नीचे फाइल होती वो रीड करता, फिर यहाँ पे अगर कोई स्टाइल टैग होता तो वो रीड करता, और उसके बाद फिर वो यहाँ पे आया। तो लास्ट कहाँ पे आया मेरा, यहाँ पे आया ना। यस सर। तो लास्ट वाला प्रॉपर्टी लगेगा, कौन सा वाला प्रॉपर्टी लगेगा हमेशा, इनलाइन में लास्ट लास्ट वाली वाला, लगेगी। नहीं इनलाइन वाला नहीं, जो सबसे लास्ट इनलाइन वाली में जो लास्ट वाली लगेगी ना नहीं इनलाइन वाली ही नहीं लगेगी, जो आपकी सर। हाँ जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी लिखी है ना, तो चाहे वो आपकी इंटरनल में हो, एक्सटर्नल में हो या इनलाइन में हो, पर जो सबसे लास्ट वाली है वो एग्जीक्यूट हो। तीनों के लिए भी। हाँ नहीं तीनों के लिए नहीं, जैसे भी देखो यहाँ पे ब्लू लिखा है, यस सर। ठीक है, मैं ऊपर एक इंटरनल सीएसएस लिखता हूँ, इंटरनल सीएसएस यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो कौन सा दे दे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट थिंग तो हमारे पास आएगा बराबर, सिलेक्टर कौन सा है हमारे पास, बटन, बटन के अंदर बैकग्राउंड ब्लू, ब्लू नहीं चाहिए हमें, हमें कौन सा कलर चाहिए अभी, अभी आप कलर बताओ, मैं वो ले लूँगा, ग्रीन। ये ले लेते कोई भी है, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा पिंक दिख रहा है, ठीक है, पहला कलर तो क्या हमारा रेड, बराबर, और इनलाइन में क्या है हमारा ब्लू। तो हमारे पास देखिए कलर कौन से हैं, पहली सीएसएस में हमारे था रेड, दूसरी सीएस में हमारे पास कलर है लाइट पिंक, बराबर, और थर्ड सीएस में हमारे पास कलर है ब्लू, बराबर। तो हमारा कौन सा लगेगा अभी, ये वाला लगेगा, बराबर, कौन सा वाला, ये वाला लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे लास्ट एग्जीक्यूट हुआ। अगर इसी को हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, इसी को हम ऊपर लेके जाते हैं, जो कलर है यहाँ का जो ब्लू है इसको कट करते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं और इसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले का कलर जो है वो चेंज करके ब्लू रखते हैं। अभी बताओ अब कौन सा लगेगा, ब्लू। ब्लू लगेगा अभी भी, नहीं सर, अभी ब्लू नहीं लगेगा। अभी कौन सा लगेगा, सर एक बार दिखाओ ना कोड। ये तो रेड वाला, रेड। रेड वाला लगेगा, पिंक वाला लगेगा सर अभी। पिंक वाला लगेगा, कितने कितने लोग कहते हैं पिंक वाला लगेगा, हैंड रेज कर दो, सर पिंक ही लगेगा। पिंक हैंड रेज लगेगा कर दो ना, सर। ऐसे हैंड रेज कर दो ना पिंक वाले। छः 5 लोग कह रहे पिंक वाला लगेगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ पिंक वाला छोड़ो, अभी लगा बोलो ब्लू वाला, कितनों को लगता है कि ब्लू लगेगा, हैंड रेज कर दो यहाँ से। करो करो यार गाइस प्लीज यार, इंटरेक्टिव सेशन होगा हमारा। 1 बस एक ही पर्सन है, और फिर किसको लगता है कि रेड लगेगा, एक पर्सन रेड, 2 3 4 5 सेशन में 18 लोग हैं और 5 लोगों के हाथों पे 5 5 10 और 1 11, बाकी के 7 लोग क्या है, सब बैठे मत रहो यार, ठीक है, ओके। तो मेरा आंसर यहाँ पे रहेगा, मेरा आंसर जो है यहाँ पे वो है बटन को पिंक कलर लगेगा, ठीक है, मेरा आंसर क्या है यहाँ पे, बटन को पिंक कलर लगेगा, रेड लग गया, रेड लग गया, तो क्या भाई, हाँ
अगर इसको मैं एज इम्पोर्टेंट लिखूंगा तो ओके ये होता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो शायद रूल चेंज हो गया होगा ये होगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई फोर्सफुली कलर चेंज करना, कोई प्रॉपर्टी चेंज करवानी है, तो हम ऐसे क्या लिखते हैं, इम्पोर्टेंट लिखते हैं प्रॉपर्टी के आगे, तो फिर वो फोर्सफुली लग जाती है। ठीक है, ये मुझे लग रहा था कि मेरा ब्लू कलर ही चलेगा, पिंक कलर ही लगेगा मेरा, तो शायद ब्राउज़र नहीं ले रहा है उस हिसाब से, शायद एजुकेशन में गलत रहा हूँगा। ठीक है, शायद स्टाइल वाला लेता होगा, फिर वो लेता होगा। तो अगर हमें कोई पुराना कलर मतलब पुरानी प्रॉपर्टी को अगर हमें रीचेंज करवाना है, ठीक है, वो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्सक्लेमेशन मार्क देके इम्पोर्टेंट लिखते हैं, फिर वो फोर्सफुली वो प्रॉपर्टी लग जाती है उस क्लास को। ठीक है, क्या लग जाती है, फोर्सफुली प्रॉपर्टी लग जाती है। जैसे मैं अब यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन टॉप, तो यहाँ पे लिखूँगा 25 पिक्सल, ये मेरी प्रॉपर्टी लग जाएगी। अभी ये भी नहीं लगी, सेम लिखा है शायद इसलिए कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इस आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके ठीक है, चलो शायद तो मेरा एग्जीक्यूशन गलत था। ठीक है, तो जो है वो क्लासेस लगता है, और अगर कोई प्रॉपर्टी हमें रेंज मतलब फोर्सफुली लगानी है, हम उसको ऐसे इम्पोर्टेंट देके लगाते हैं, तब जाके वो जो प्रॉपर्टी है वो लग जाती है। ठीक है, अभी लग गई मेरी प्रॉपर्टी, पहले नहीं लगी थी। तो शायद क्लास को ही लेता है, वो प्रीडिफाइन करता है। रिचेंज करवाना है तो हम स्टाइल टैग में जब लिखते हैं तो हमें क्या करना होगा, उसको एज ए इम्पोर्टेंट देना होगा, वो फोर्सफुली लग जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम देख रहे थे CSS एग्जीक्यूशन, जिसमें क्लासेस देखे थे, बराबर। हमारे पास अभी नेक्स्ट जो है वो है दूसरा हेडिंग वाला क्लास, हेडिंग वाले जो टैग्स है वो है डिस्प्ले क्लासेस। ठीक है, इसमें भी 6 टाइप्स होते हैं गाइस। आवाज आ रही है ना सबको, कोई दिक्कत? यस ठीक है, अभी हम देखेंगे डिस्प्ले क्लासेस। ठीक है, डिस्प्ले क्लासेस में भी 6 तरीके के क्लासेस होते हैं, इसमें से मैं ये पी टैग जो है यही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है पी टैग यही कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये 6 क्लासेस लिए, बस इनकी क्लासेस हटा के देखिए, अभी ये जो पी टैग्स है ये नॉर्मल क्लासेस है, नॉर्मल टेक्स्ट है हमारे, राइट। अभी हम क्या देखेंगे, डिस्प्ले क्लासेस। डिस्प्ले क्लासेस भी एक तरीके की हेडिंग क्लासेस ही है, ट्रेडिशनल तरीका है हेडिंग क्लासेस। ठीक है, इसमें बस साइज जो है वो इनके अलावा इनसे थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। क्या होती है? ज्यादा बड़ी हो रही ये जो है, जैसे ये इसका कुछ जो डेफिनेशन, इससे वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इनके जो क्लासेस नेम होते हैं वो होते हैं डिस्प्ले से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले से कैसे, डिस्प्ले, डिस्प्ले खत्म, नॉर्मल डिस्प्ले। ठीक है, ये ऐसा कोई क्लास है नहीं। तो आगे क्या लगता है फिर, 6 टाइप्स होते हैं, तो 6 टाइप्स के लिए क्या लगेगा फिर हमारा,
1 2 1 2 3 4 बराबर। अगर 6 टाइप से तो वो डिवाइड कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होंगे, बराबर है गाइस? यस सर। Yes. वो नंबर्स है, हाँ वो नंबर्स है। जैसे कलर्स के लिए कलर के नाम से होंगे, तो ऐसे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1। देखिए अभी फिर ये जो है इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। देखिए तो ये चेंज, देखिए अब ये H1 देखिए, ठीक है, ये हेडिंग 1 और ये डिस्प्ले 1, दोनों में डिफरेंस लग रहा है आपको? यस सर। Yes, yes, sir. Yes, sir. इसमें बोल्डनेस कम है, राइट, थिकनेस ज़्यादा है और साइज बड़ी है, बराबर। Yes. यस सर। ऐसे ही अभी हमारे पास कितने क्लासेस हैं? 6 क्लासेस हैं। Yes. तो कहाँ से होंगे? 1 3 4 5 और 6। एक 7 भी लगा के देखते हैं 7 है या नहीं। ठीक है, नहीं है तो कैसे पता चलेगा? उसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं आएगी, बराबर। Normal attack. नॉर्मल आएगा, देखिए 6 वाला नॉर्मल है, देखो 7 वाला नॉर्मल है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से होगा। डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 3 डिस्प्ले 4 डिस्प्ले 5 डिस्प्ले 6, बराबर। Please plug in your charger. अरे यार चार्जिंग तो लगा दी। ओके, देखिए कैसे रहेंगे ये तो देखिए लिखने का एक तरीका है क्लासेस का। एक लिखने का जो तरीका है, 2 वर्ड के बीच में देखिए मैंने यहाँ पे भी हाइफन लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 2 वर्ड्स के बीच में मैंने क्या लगाया? हाइफन लगा हुआ है, जिसको हम डैश कहते हैं, बराबर। Yes, sir. सर। हाँ, यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी 2 वर्ड्स के बीच में डैश लगा है, क्योंकि डिस्प्ले और 1 अलग अलग है ना, राइट, एक वर्ड तो है नहीं। तो इसके बीच में भी देखो डैश लगा हुआ है। फिर जो हमने बटन के टैग्स लिए थे वो यहाँ पे देखिए, बटन का जो टैग लिखा था वो भी कैसे लिखा था हमने? हाइफन लगाया था, राइट। जब भी आप 2 वर्ड्स का यूज करके अगर कोई बटन का क्लास का नाम लिख रहे हो तो उसमें हमेशा क्या देना? हाइफन। हाइफन दे देना। और अगर आप आईडी लिखते हो तो हमेशा आईडी के लिए मेरे ख्याल से हमेशा अंडरस्कोर यूज किया जाता है। अंडरस्कोर पता है सभी को? यस। Sir. Yes, sir. अंडरस्कोर और डैश में क्या डिफरेंस होता है? डैश जो होता है वो लाइन के सेंटर में लगता है, बराबर, और अंडरस्कोर कहाँ पे लगता है? Bottom. बॉटम में, राइट। तो ये है हमारे पास कुछ H1 और हेडिंग टैग्स के कुछ क्लासेस। ठीक है, कौन से हैं? H1 से H6 से लेके, और ये है हमारी कुछ डिस्प्ले क्लासेस। ये डिस्प्ले क्लासेस भी हम हेडिंग के लिए ही यूज करते हैं, इनका अलग कोई नहीं होता है। ऐसे ही बहुत तरह के होते हैं हमारे पास, जैसे बहुत तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे दिखाऊंगा, ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे क्लासेस को यूज करते हैं? यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया तो हम आगे का हम डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा दिखा सकते हैं, हम करके भी देखेंगे और डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे। तो हम अभी क्या देख रहे थे? टाइपोग्राफी देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम अभी? टाइपोग्राफी। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास कहीं पे एक टाइपोग्राफी का एक टैब आता है, राइट। ये देखिए यहाँ पे टैब है, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये H1 नॉर्मल लिखाया था इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्लास लगा के दिखाए थे पी टैग को, जैसे हमने डिव टैग को लगाया था पी टैग को लगाया था, बराबर। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ फैंसी लगा है इन्होंने, ये हम बाद में देखेंगे ये कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिस्प्ले क्लासेस थे, देखिए डिस्प्ले क्लासेस है यहाँ पे। जो H1 को ही इन्होंने H1 को लगाया, हमने P को लगाया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसकी CSS जो है H1 की पहली वो रिवर्स हो गई और इसको लग गई, राइट। देखिए ये फॉर्मेलिटीज़ होती है। इनके जो साइजेस होते हैं, डिस्प्ले 1 जो है उसको 5 REM की फॉन्ट साइज होती है। डिस्प्ले 2 जो क्लासेस है उसको 4.5 REM की वैल्यू होती है, मतलब 0.5 एक नंबर बढ़ेगा तो 0.5 REM से वैल्यू कम होगी। ठीक है, 2 2.5 3 3.5 4 4.5 और 5 4.5 4 3.5 3 2.5, ठीक है, सबको ऐसे कम होता है। ऐसे हेडिंग का भी यहाँ पे होगा। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग का दिया है क्या? नहीं दिया है, हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। पर इसकी साइज फिक्स होती है, और जो हेडिंग की साइज है वो आपके स्क्रीन साइज के हिसाब से भी एडजस्ट होती है। देखिए यहाँ पे ऐसे एक और है, यहाँ पे देखेंगे हम तो
कि अभी ये देखते हैं हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है जो एक हाईलाइट किया हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं अगर इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, सबको दिख रहा है ना गाइस स्क्रीन? यस सर। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट, हाँ देखिए हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट कॉपी किया है। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको पी टैग। क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे? पी टैग। क्या लगाया हमने? पी टैग। पी टैग में अगर आप देखोगे तो हमारा जो आउटपुट है वो नॉर्मल पी टैग के जैसा आएगा। देखिए लास्ट वाला जो है लाइन, दिख रहा है सबको लास्ट वाला लाइन? ये वाला। यस सर। Yes, sir. इसमें हमें अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, अभी जिन्होंने ऐसे हाईलाइट इस वर्ड को किया था हाईलाइट, हम क्या करेंगे? मार्क टैग को हाईलाइट करेंगे। मार्क टैग टू हाईलाइट टेक्स्ट। देखो यहाँ पे लिखा ही है कि यू कैन यूज द मार्क टैग टू हाईलाइट द टेक्स्ट। तो हम इसमें मार्क नाम का एक टैग आता है जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो पहले HTML3 या HTML1 जो वर्जन था उनमें नहीं था। सॉरी, ये HTML1 वर्जन जो था उसमें नहीं था। ये जो है ये HTML5 में हो। तो ये देखिए मार्क टैग अगर दिखेंगे, मार्क टैग है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा, मैं आपको जूम करके देखिए इसका कलर चेंज हुआ है। देखो बैकग्राउंड का दिख रहा है Yes. यस सर। Yes, sir. कैसे हाईलाइट करता है। अगर Yes, sir. अगर हम दूसरे तरीके से हाईलाइट देखेंगे तो दूसरा तरीका क्या होगा हाईलाइट करने का भी आप बताओ मुझे। वो कुछ आइडिया आ रहा है कि कैसे हम दूसरे तरीके से, जैसे यहाँ पे हमने टैग डाला वैसे ही हम स्टाइल टैग या स्पैन टैग लगा के, जो यहाँ पे जो था ना ये टैग, टैग की जगह पे हम अगर यहाँ पे स्पैन टैग लगा लें, ठीक है, SPAN, और इसको हम क्या प्रॉपर्टी दें ताकि ये हमारा जो है ये हाईलाइटेड दिखे पूरा येलो कलर या रेडिश कलर में या ब्लूइश कलर में। यहाँ पे क्या लगा? स्टाइल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड लगाएंगे, राइट? क्या लगेगा? हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बराबर है? देखिए स्टाइल, स्टाइल, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड एक ही प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड लिखेंगे और क्या लिखेंगे? कलर। रेडिश कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, और देखो RGBA का रेडिश कलर जो है 255, 0,0,0.5। देखते इसका कलर कैसे बनता है। ये देखिए बना। यस सर। तो हम इस तरीके से भी हमें हाईलाइट कर सकते हैं। बराबर? ये कुछ टैग्स है जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये जो टैग्स है ना, जो यहाँ पे आपको दिख रही थी, ये मार्क टैग हो गया, ये डेल टैग हो गया, ये S टैग, ये INS, ये यू टैग। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तब भी था। ठीक है, मैंने जब पहली बार HTML पढ़ा था, मैंने पढ़ा था 2013 में HTML। ठीक है, आज 10 साल हो गए मैंने HTML पढ़ा हुआ। तब ये टैग था, ये स्मॉल टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, EM टैग, ये जो है ये सभी जो है ये HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हुए टैग है। इनका अगर आप आउटपुट देखोगे तो ऐसे ऊपर करी, जैसे मार्क टैग का क्या आया, ये थोड़ा हाईलाइट हो गया। DL टैग, डेल, राइट, इसको एक हम क्या कहते हैं, इसको स्ट्राइक थ्रू भी लाइन कहा जाता है। कहा जाता है प्रॉपर्टी जो है CSS की, स्ट्राइक थ्रू। अगर हम वर्ड चेक करें, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखोगे तो ऐसी जो बीच में लाइन लगती है उसको क्या कहते हैं? स्ट्राइक लाइन कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। पता है सबको? मतलब याद है किसी को या देखा है किसी ने? Yes, sir. जो ऐसे बीच से लाइन जो गुजरती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे उसको या तो स्ट्राइक वर्ड लिखा होगा या स्ट्राइक थ्रू लिखा होगा। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या वर्ड होगा, पर उसको दोनों में Strike एक ही है। वर्ड लिखा जाता है। स्ट्राइक थ्रू। Right होता है. हाँ, स्ट्राइक थ्रू, हाँ जो भी है। ठीक है, जैसे इसको स्ट्राइक थ्रू, इसको क्या कहा जाता है? अंडरलाइन। तो देखिए स्ट्राइक थ्रू के लिए भी यहाँ पे दो टैग है, एक DL टैग है और ये एक S टैग है। तो डेल टैग और S टैग यूज किया जाता है बीच से लाइन काटने के लिए। अभी आप मुझे बताओ इसका यूज कहाँ पे होता है? ये जो स्ट्राइक थ्रू लाइन है या ये जो टैग्स हम यूज करेंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे?
आप एक वेब पेज देखोगे या कुछ भी देखोगे, आप कहाँ पे यूज करोगे, कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम इसको? कुछ आइडिया है? ये स्ट्राइक लाइन जो बीच से लाइन गई है, सर जो भी वैल्यू डिलीट करना है या उसको नल करना है। हाँ, पर आपने कहाँ पे देखा अभी? आप कौन सी वेबसाइट है, कौन सी सेक्शन में देखा? कुछ याद आ रहा है? नहीं देखा सर। नहीं आ रहा है? मैं एक दिखाता हूँ। आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट का मुझे नाम बता दो, जैसे मिंत्रा हो गया। Amazon. मिंत्रा लेते हैं हम। ये पता नहीं क्या है, मतलब मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं है, अभी जस्ट नाम आया। डिस्काउंट वगैरह। यहाँ डिस्काउंट है, हाँ वैसे ही मैं देखो यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब जो मैं एक टी शर्ट लेता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूँ छोटा सा, हमें प्रोडक्ट की लिस्ट है। देखिए यहाँ पे देखो, पुरानी प्राइस को जो काटा है ना, दिख रहा है सबको? ओरिजिनल प्राइस को काट स्पेशल प्राइस दी है, वहाँ पे देखोगे तब स्ट्राइक थ्रू का यूज किया गया है। देख रहे हो? यस सर। Yes. तो कहाँ पे यूज होता है? ऐसी जगह पे यूज होता है। ओके, तो ये जो है इसका कहाँ पे यूज होता है, तो ऐसे लिखा, ये यहाँ से भी ऐसे भी बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक प्रॉपर्टी भी आ जाती है CSS की, ठीक है, जिसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। अगर हम W3 स्कूल पे देखेंगे, स्ट्राइक थ्रू CSS, स्ट्राइक थ्रू HTML CSS की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्ट्राइक टैग भी आता है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो एक प्रॉपर्टी भी आती है CSS की, टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम पे। देखते हैं यहाँ पे क्या आता है हमें। हाँ, ये देखो, इसको लाइन थ्रू कहा जाता है। इसमें CSS के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? लाइन थ्रू। अगर हम ट्राई योर सेल्फ पे जाएंगे, वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, पर एग्जीक्यूशन याद रखना है हमें, ठीक है। और कुछ ना ही समझ में आए तो गूगल है ही हमारे। देखिए ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू, ये देख रहे हो सब यहाँ पे? Yes. यस सर। हाँ, और यहाँ पे नाम दिया CSS में प्रॉपर्टी क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी, जिसमें ओवरलाइन अगर ऊपर की लाइन है तो, लाइन थ्रू जो बीच से लाइन है, अंडरलाइन जो नीचे से लाइन है, ठीक है। और हम दो भी दे सकते हैं, मतलब अंडर और ओवर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइन लिख लेता हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं ऐसे ऐसे सेग्रीगेट भी किया जाता है CSS3 में, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी मेरी एक ही इसमें लगी, देखो देख रहे हो आप? लाइन थ्रू भी हुआ, लाइन ओवरलाइन भी हो गया, और अंडरलाइन भी हो गया। दिख रहे हो इस प्रॉपर्टी, इस वैल्यू में? Yes, sir. ओके, तो हो गया। मतलब देखिए क्या क्या कहा जाता है, इसके कितने तरीके हैं। देखो आपको ये लाइन काटने के कितने तरीके हैं, तो आप ऐसे CSS भी लगा सकते हो, बराबर, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, टैग्स की बात करूँ तो दो टैग्स आते हैं, एक DL टैग आता है, एक S टैग आता है। S टैग को स्ट्राइक टैग कहा जाता है, DL को डिलीट टैग कहा जाता होगा, ठीक है। ये दो तरीके हो गए, मतलब कितने तरीके हमारे पास कुल मिला के? 3, 3। बराबर। एक चौथा तरीका भी होता है, ठीक है, जिसको हम CSS के जो सूडो प्रॉपर्टीज है उनके थ्रू लगा सकते हैं, जो आफ्टर और बिफोर होता है उनके साथ लगा के भी कर सकते, बॉर्डर लगा के, ठीक है। और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके लिए टाइम भी लग जाएगा, ठीक है। और वो थोड़ा क्रिएटिव भी है, पर जस्ट एक बता रहा हूँ कि हम CSS में दो तरीके से कर सकते हैं, और HTML में दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए भी देखो यहाँ पे U लाइन लिखी हुई है और INS लाइन लिखी हुई है, INS टैग लिखा हुआ है। ये दो टैग्स हो गए। और CSS में क्या था? टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, बराबर। यस सर। हाँ, और जैसे ये नीचे बॉर्डर है, नीचे क्या है, ये जो है इसको हम CSS के तरीके से ले सकते हैं। अंडरलाइन भी हो गई है, और एक क्या हो गया मैंने, बॉर्डर, जो बॉर्डर है हमारी बॉटम वाली, उस प्रॉपर्टी से भी हम ले सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम CSS,
ठीक है, नीचे अंडरलाइन है गाइस, हेलो, यस सर। देखो अंडरलाइन है पर अलग तरीके से। जैसे हाँ। हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा था, INS टैग या यू टैग, राइट। अंडरलाइन के लिए INS टैग या यू टैग। थर्ड क्या था, टेक्स्ट डेकोरेशन में जो था हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, क्या थी, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन। और फोर्थ तरीका क्या है, बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम से भी हम अंडरलाइन दे सकते हैं। वैसे ही हम अपर वाली लाइन भी है, वो बॉर्डर टॉप से भी दे सकते हैं। समझ आ गया, मतलब कितने तरीके होते हैं एक चीज को करने के हमारे पास, Yes, sir. राइट। ये था एक मतलब दिखाना चाहता था, ठीक है। फिर ये कुछ टैग्स हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में ये थोड़ा पेज देख लेना, ठीक है। मैं इसकी लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें कुछ छोटे मोटे टैग्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये स्मॉल टैग्स है, ऐसे ही इनके क्लासेस भी आते हैं। मार्क टैग के मार्क आता है, स्मॉल टैग का स्मॉल क्लास आता है, और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन जो है, ठीक है, यू टैग की जगह पे ये आया है। तो ये जो है सेम प्रॉपर्टी यूज की हुई है, बस CSS की प्रॉपर्टी यूज की है। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, इसका अगर कोड हम जाके देखेंगे तो सेम दिखेगा हमें, टेक्स्ट डेकोरेशन कोलन अंडरलाइन लिखा हुआ। इसमें सर्च करें, Yes, sir. देखो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है हमने यहाँ पे, या इन्होंने क्यों लिखा है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, Forcefully लगाने के लिए. फोर्सफुली लगाने के ये लिए। अप्लाई करनी। देखो तो क्लासेस नेम देखो, तो क्लासेस नेम जो है, देखो टेक्स्ट स्पेस आता है, जैसे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो पूरे प्रॉपर्टी का ही यूज करके सिर्फ एक ही वैल्यू है इसमें, इसलिए इन्होंने क्या लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, फिर टेक्स्ट लोअर केस, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, टेक्स्ट लोअर, ये लोअर केस में दिखाएगा, ये अपर केस में, ये कैपिटलाइज में, टेक्स्ट रैप, वाइट स्पेसेस को डिलीट कर देंगे तो उसको रैप कहा जाता है। ये वाइट स्पेसेस को नहीं निकाले तो नो रैप कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं। देखो यहीं पे फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट की भी एक प्रॉपर्टीज है, जैसे ये है एब्रीवेशन, ABBR। ये क्या होता है, मुझे ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका यूज़ नहीं करता, यूज़ नहीं किया मैं आज तक कभी, इसके बारे में नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टैग्स हैं, देखोगे आप तो अलग एक का थोड़ा अलग अलग स्टाइल टैग्स दिया हुआ है इनको, ठीक है। हम कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, जैसे ये देखो ब्लैक कोट्स जो है, कोट्स लिखते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ अलग स्टैक का यूज़ करके क्लासेस का भी यूज़ किया हुआ है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमारे पास टेक्स्ट की 3 टाइप्स की अलाइनमेंट्स होती है, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट राइट, टेक्स्ट लेफ्ट। डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है हमारे पास, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट। Left. लेफ्ट होती है। हम खुद जब चेंज करेंगे तब सेंटर या राइट करते, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिखा हुआ है, इसलिए ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में जा चुका है। वैसे ही नीचे देखोगे तो ये देखो टेक्स्ट राइट है। वैसे डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट लेफ्ट होती है, तो इसको तो क्लास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर कुछ ये लिस्ट स्टाइल्स है, UL टैग्स है, ये आप देख लो थोड़ा आज, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल हम वापस देख लेंगे इसको, ठीक है। जैसे ये UL टैग है, तो लिस्ट अनस्टाइल्ड है, अनलेड, ये UL के कुछ टैग्स है, ये कुछ इनलाइन आइटम्स है, आप देख लो इसको, ठीक है। इस लिंक को आप देख लो, ठीक है। मैं सबको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, या जो मैं यूट्यूब की वीडियो डालूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है, ये वाली लिंक। Okay, sir. ओके, तो करें कंक्लूड यहाँ पे, मतलब ये आज रखना है। Yes. यस सर। इससे आपको क्या टाइमिंग बोला वो